Now we are going to do quick revision of microeconomics topic supply. सप्लाई आपको प्रोड्यूसर के बिहेवियर को शो करता है. प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. और प्रोड्यूसर उस समय गुड्स को सेल करता है जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब गुड्स का प्राइस मिलता है. ठीक है, यानी कि हमने इसमें प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि मोर प्राइस मोर सप्लाई. और ये जो सप्लाई है आपके पास, ये एक फ्लो कंसेप्ट है. ठीक है, विच यू कैन मेजर एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपने इस सप्लाई को स्टॉक के साथ कंफ्यूज नहीं करना. स्टॉक क्या है? स्टॉक एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. ठीक है, फिक्स क्वांटिटी उसके पास स्टॉक है, और जो सप्लाई है वो उसके प्रोड्यूसर के बिहेवियर को शो करती है. सप्लाई क्या है? रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि जो सप्लाई है, जो आपके पास, हम कहते हैं कि सप्लाई का आपके पास से पॉजिटिव स्लोप है. सप्लाई की पॉजिटिव स्लोप, प्राइस यहाँ पे प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, ऐसा आपके पास सप्लाई कर्व है, यानी कि मोर प्राइस है तो मोर सप्लाई. ठीक है, चीज की, यानी कि ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर को शो करती है. सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर और फर्म इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि इसमें चार चीजें जरूरी हैं: क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? तो ये आपके पास जो इसमें हमने पढ़ना है, आपके पास जो सप्लाई है, एक तो होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक आएगी आपके पास मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई जो आपके एक इंडिविजुअल फर्म के, एक फर्म के बिहेवियर को शो करती है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई. क्लियर? और मार्केट सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स. एक मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं. ठीक है, उन सभी फर्म्स की जो सप्लाई को मेंशन किया जाता है जब, तो दैट इज मार्केट सप्लाई. क्लियर? ऐसे ही आपके पास हमने करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि जो हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं. डिटर्मिनेंट्स यानी कि सप्लाई ऑफ जो एक्स कमोडिटी है इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, मैं लिख देती हूँ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल्स के हैं, और टैक्सेशन पॉलिसी. ये इसके फैक्टर है जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. ये सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं. प्राइस ऑफ उस कमोडिटी का क्या प्राइस है, इफेक्ट करेगा. मोर प्राइस तो मोर सप्लाई होगी. ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड, अगर दूसरी गुड्स के प्राइस ज्यादा है तो प्रोड्यूसर फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी गुड की सप्लाई करने लग पड़ेंगे. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको चीप रेट पे मिल रहे हैं, कम रेट पे मिल रही है, तो उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करेगा वो. ऐसे ही सारे इसके फैक्टर्स हैं. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गुड है, मॉडर्न है, तो यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, सप्लाई ज़्यादा होगी फिर. ठीक है, गोल, अगर उसका गोल है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, तो मोर प्राइस पे वो मोर सेल करेगा. हाँ, अगर उसका गोल है कि उसने अपनी मार्केट के साइज को इंक्रीज करना है, तो वो कई बार उस प्राइस पे भी ज़्यादा सेल कर देता है. ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे लगाती है, अगर टैक्सेस ज़्यादा है तो उसका सप्लाई पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर टैक्सेस कम है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. क्लियर? ये सारे उसके डिटर्मिनेंट्स हैं. कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? ऐसे ही आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं? मार्केट सप्लाई को जो डिटर्मिनेंट्स है, ये सारे आएंगे आपके पास, वैसे ही एज इट इज चलेंगे सारे. बस इसमें आपके पास ये कुछ और आते हैं साथ में ऐड में, जैसे कि आपके पास आ गया ये फ्यूचर. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वही फ्यूचर कैसा है, या नंबर ऑफ फॉर्म्स कह सकते, सॉरी नंबर ऑफ फॉर्म्स. अगर तो नंबर ऑफ फॉर्म्स यानी कि मार्केट का साइज बड़ा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी. ठीक है, ऐसे ही फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अगर सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है तो उस गुड की सप्लाई ज़्यादा होगी. ये उसके आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है ऐसे सप्लाई शेड्यूल. सप्लाई शेड्यूल यानी कि जब इसको हम अपनी टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, जैसे इतनी प्राइस है. ठीक है ना, अगर ये प्राइस है आपके पास इन रुपीज, ठीक है, और क्वांटिटी से जो आएगी आपके पास, ये आपके पास क्वांटिटी है, जब इस फॉर्म में शो करते हैं दैट इज, हम इसको रो कॉलम में शो करते हैं, तो जो इसकी टेबुलर फॉर्म है. क्लियर? ऐसे ही सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है जो इंडिविजुअल की सप्लाई शेड्यूल को बताएगा.
ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा क्या, और जो मार्केट सप्लाई है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मार्केट की उसको बताएगा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये क्लियर, टेबुलर फॉर्म में बताएगा। ये आपके पास आ गया सप्लाई शेड्यूल। अगर आप इसी डेटा को आप ग्राफ में शो कर देते हो, ग्राफ में यानी कि इस फॉर्म में, यहाँ पे प्राइस है आपके पास, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में शो कर रहे हो आप, तो ये आपके पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मोर प्राइस मोर वो है, तो दैट इज ए कर्व, ये एक सप्लाई कर्व बन गई, एसएस सप्लाई कर्व। ठीक है, इसको ग्राफ में जब इसको प्रेजेंट करते हैं दैट इज ए कर्व, तो दैट इज ए सप्लाई कर्व। ऐसे ही अगर इंडिविजुअल को, जब इंडिविजुअल के डेटा को शो करेंगे तो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जब हम मार्केट में बताया मैंने, मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होंगी, तो जब उसको शो करेंगे तो दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व। यानी कि मार्केट में काफी सारी फर्म है, मान लो एक ए फर्म है, एक बी फर्म भी है, जब दोनों को मिलके करेंगे तो आपके पास जैसे ये एक की सप्लाई कर्व होगी, जैसे ए की है और ये बी की सप्लाई कर्व है, जाना अपवर्ड ही है। जब मार्केट सप्लाई करोगे ना, जब आप मार्केट सप्लाई करोगे तो ये आपकी कुछ फ्लैटर बनेगी, ऐसे मार्केट सप्लाई फ्लैटर बनेगी, बिकॉज आप दोनों को हॉरिजॉन्टल समेशन कर रहे हो आप उनका, इसलिए दैट्स वाई जो मार्केट सप्लाई का है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, फ्लैटर होगी थोड़ी सी। ठीक है, फ्लैटर शेप में बनेगी बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन होगा। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही आपके पास आ रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई के आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि जब भी हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है तो हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। बाकी जो फैक्टर है उसके ऊपर बार डाल दिया जाता है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसको बोला जाता है सिट्रस पैरिबस। ठीक है, यानी कि जब सिर्फ दो के बारे में एक का इम्पैक्ट पढ़ना है, उसके ऊपर अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, हम अज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई, वी विल स्टडी ओनली प्राइस इफेक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो आपने इसका मीनिंग, ठीक है ना, मतलब वही प्राइस और सब उसकी क्वांटिटी सप्लाई के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, अजम्पशंस में लिखोगे आप। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने एक चार्ट बना देना है, शेड्यूल बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें आपने ये बिहेवियर शो कर देना है, तो उसके बाद में आपने ऐसे एक सप्लाई का शो कर देनी है, दैट इज आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसके मतलब है क्या, रीजन क्या है, कहते हैं ऐसे क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल, बिकॉज उसका नेचर है प्रोड्यूसर की, मोर प्राइस पे मोर सेलिंग। क्लियर। दूसरा कह सकते हो कि जो आपके पास आ रहा है साइज ऑफ मार्केट, कई बार क्या होता है प्राइस ज़्यादा होता है तो जो दूसरे प्रोड्यूसर भी देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्शन उस चीज़ की भी सप्लाई ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स के कारण साइज ऑफ मार्केट पे ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मोर प्राइस पे मोर सप्लाई होगी। ठीक है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। एक्सेप्शन केस यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस जो सप्लाई का है ये इसकी पॉजिटिव स्लोप ना होके, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, ऐसे पॉजिटिव स्लोप ना होके नेगेटिव स्लोप भी होती है, नेगेटिव स्लोप एक्सेप्शन केस है कई बार, यानी कि कम प्राइस पे भी हम ज्यादा सेल करते हैं। ठीक है, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। वो कौन कौन से हो गए, कई बार क्या है प्रोड्यूसर को ये होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस किसी गुड का कम हो जाना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, तो फिर क्या करेगा, फ्यूचर में फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है तो अभी जो एट प्राइस पे भी, कम प्राइस पे भी वो ज़्यादा सेल कर देगा। दूसरी पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं, हम वेट नहीं करते कि कब इसका प्राइस ज़्यादा हो तो कब इसकी सप्लाई बढ़ाएं, पेरिशेबल गुड्स है खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो तीसरा आपको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है आपके पास, ये नेचर पे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर, तो ये भी कई बार हम लेस प्राइस पे भी मोर सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई भी रेयर आर्टिकल्स, कई बार आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, ये तो नहीं कि प्राइस ज़्यादा होने के कारण कितनी को सप्लाई उसकी इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, फिर कोई बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मतलब हम ज़्यादा सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई कर ही नहीं पाते। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सेप्शन केस हैं जब आपकी डिमांड सप्लाई का है मतलब इसकी जो पॉजिटिव स्लोप ना होके नेगेटिव स्लोप होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, यानी कि यहाँ इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं, या शिफ्ट इन सप्लाई का, या चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपको कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से केयरफुल होकर अटेंड करना। अब कह रहा है मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, यानी कि ये आपके पास आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड
और ये यूनिट्स है, ये हर बार आपने प्रॉपर सही लिखना है, ठीक है, यूनिट्स। यहाँ पे प्राइस है इन रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है सप्लाई का एसएस पॉजिटिव है, ठीक है। ये सप्लाई का बताती क्या है, सप्लाई का बता रही है कि चेंज इन प्राइस, ठीक है, यानी कि प्राइस में चेंज आने पे चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है ये बताती है सप्लाई, ठीक है। यानी कि अब चाहे प्राइस में इतना चेंज आ रहा था, जैसे इतना चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। ये क्या बता रही है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्लियर है। तो अब आपके पास आ रहा है इसमें मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, यानी कि इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए यहाँ पे पहले इतने प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही थी इतनी, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने पे नेचुरली सप्लाई ज्यादा होगी उस चीज की, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो आया यहाँ पे पहले पॉइंट ये था, यहां से जो यहाँ शिफ्ट हुआ है पॉइंट, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन सप्लाई है, यानी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है। और अगर प्राइस कम हो जाता है उस गुड का, प्राइस कम होने पे उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी नेचुरली, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग सप्लाई कम हो रही है, तो ये पॉइंट पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो रही है, यानी कि इसको बोलता जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है। दूसरा क्या था, एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई, यानी कि ये दोनों पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ये हम सप्लाई कर्व के ऊपर ही हैं। यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन और आनी है, उसकी एक्सपेंशन आनी है, हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व पे हैं। एक्सटेंशन पे अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो जानी है, हम उसी सप्लाई कर्व पे हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और ये ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है। अदर जो फैक्टर थे हमारे, ये वाले जितने भी फैक्टर थे वो सारे हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कब होता है, जब सिर्फ आप प्राइस को क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन को पढ़ते हो, अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है, उसी सप्लाई कर्व के ऊपर है, एक्सटेंशन है तो आगे अपवर्ड हो गए, वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्लियर। ऐसे ही अब हमने पढ़ना है आपके पास चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अभी तो हम उसी सप्लाई कर्व पे थे, अब हमने शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ने हैं। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व मतलब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमने अपने आप क्या करना है, इसमें शिफ्ट शो करने हैं। शिफ्ट यानी कि अब हमने पढ़ना है, इसको हम मानेंगे ये कांस्टेंट है, उसका ऑन प्राइस कमोडिटी का कांस्टेंट है। अदर फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका तब सप्लाई पे, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या करना है, ऑन प्राइस उसका कांस्टेंट है, ये प्राइस इतना फिक्स है, ये आपके पास सप्लाई का है। अब हमने बाकी जो थे फैक्टर्स उसके बारे में स्टडी करना है। आपके पास आ रहा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीज हो रहा है, तो जो गिवन क्वांटिटी की सप्लाई थी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे S1, ठीक है। अगर यानी कि अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो गिवन कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है, ये बैकवर्ड है। ऐसे ही अगर इसका अदर गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इस गुड के सप्लाई फिर इंक्रीज हो जाएगी, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर। यानी कि जब आपने शिफ्ट्स पढ़ना है तो शिफ्ट्स आपके पढ़ने हैं, शिफ्ट्स में आपकी ये एक नई सप्लाई कब बनेगी, ठीक है। तो आपने ऑन कमोडिटी का प्राइस अब कांस्टेंट मानना है, अब इसको कांस्टेंट मानना है, बाकी फैक्टर को टर्न बाय टर्न पढ़ना है। जैसे कि अब आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर जो भी आप जो प्रोडक्शन करनी है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका गिवन क्वांटिटी की सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेट इंक्रीज होने पे यानी कि उसको फिर कॉस्टली पड़ रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो उस चीज की जो सप्लाई है वो बैकवर्ड करेगा, उसकी सप्लाई को कम करेगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेट इंक्रीज होने पे जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, ठीक है, बैकवर्ड। ऐसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो रहा है
यानी कि चीज़ जब सस्ती बनेगी, उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो उसका मार्जिन ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट का, तो वो फॉरवर्ड कर जाएगा, आगे को फॉरवर्ड कर जाएगा इस तरह। ठीक है, इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट। आप फॉरवर्ड वर्किंग कह सकते हो इसको बैकवर्ड वर्किंग कह सकते हो, इसको राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हो, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही और फैक्टर जैसे कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर तो कह रहे हैं वही टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है मान लो, ठीक है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, ऑन प्राइस फिक्स है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है तो गिवन प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरली पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। ठीक है ना, सप्लाई उस चीज की ज्यादा करेगा। अगर टेक्नोलॉजी बैकवर्ड आ रही है, आउटडेटेड हो रही है, तो उस चीज की सप्लाई का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। ऐसे आपने सारी टैक्सेशन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अगर तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है ज्यादा, प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को तो फिर नुकसान है ना, तो फिर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो सप्लाई का गिवन कमोडिटी की टैक्सेस इंक्रीज पे वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड, वो बैकवर्ड शिफ्ट होनी है। ऐसे ही अगर टैक्सेस गवर्नमेंट कम कर रही है, टैक्सेस कम कर रही है, तो जो सप्लाई का है वो फॉरवर्ड शिफ्ट जाएगी उसकी राइटवर्ड। क्लियर। ऐसे सारे आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो, अगर टेस्ट फैशन आपके अकॉर्डिंग जो भी है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास इसका जो आपके सिलेबस में आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ठीक है, प्राइस का क्वांटिटी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, आपको ये शॉर्ट एमसीक्यू सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई। आपने बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके ड्यू टू ऑन प्राइस आता है। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, उसी मूवमेंट पे हो, सप्लाई कर पे हो, बट डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है। वही डिक्रीज इन सप्लाई आ रहा है, यानी कि उसमें शिफ्ट आएंगे। ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर, जो आपकी डिक्रीज पूछ रहा है तो बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, जिसको आप लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हो। ये ड्यू टू अदर फैक्टर है, ऑन प्राइसेस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब आपके पास आ रहा है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कह रहे हैं कैसे जब कैलकुलेट करते हो, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें जो ये जो सप्लाई थी ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्वांटिटेटिव रिलेशन बताएगी कितना चेंज आ रहा है, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये बताती है परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपको वैल्यूज दे रखी होगी फॉर्मूले में, आपने पुट करके तो आपके पास इलास्टिसिटी सप्लाई आ जाएगी। क्लियर। ये कई बार ऐसे ना देके ऐसे भी दे दिया होता है कई बार इसने परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और क्लियर। तो ऐसे आपने इसको चेंज कैसे निकालना है, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो आपके पास वो क्वांटिटी थी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये डिवाइड करोगे, न्यू प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, ये सोर्स 100 कट गए। तो जब इसको आप करोगे तो आपके पास ये चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ये चेंज इन पी है, और ये डिवाइडेड बाय पी। जब इसको आप करते हो तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन क्यू क्वांटिटी सप्लाई चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। यहाँ तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, या वो क्लियर कट परसेंटेज दे रखी होगी तो आपने ये फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार ये होता है कि ये कोई चीज मिस दी होती है तो उस केस में आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी होगी कितनी है, तो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। अगर चेंजेस निकालिए तो भी आप देख कर सकते हो। क्लियर। अब आगे इसके पास आपकी डिग्रीज आ रही है, इसकी डिग्रीज क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो डिग्री है आपके पास आ रही है, भी करना पड़ेगा एक मिनट, यानी कि इसकी डिग्री भी आपको देखो ये है आपके पास प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, जब प्राइस में थोड़ा सा भी प्राइस में जितना मर्जी चेंज आई जाए, आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि इस समय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब आपके पास आ रही है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या है, जीरो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आई जाए। और दूसरा आपके पास जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पे, ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पे क्वांटिटी
सप्लाई पे बहुत सारा चेंज आ जाएगा, इवन कि वो जीरो भी हो जाएगा, उसमें इन्फिनिटी आ जाता है चेंज, तो दैट इज इन्फिनिटी। जब इलास्टिसिटी सप्लाई जीरो है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जब इन्फिनिटी है पैरेलल टू ओ एक्स है। बट ये दोनों जो सिचुएशन है इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है, एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं, ठीक है। अब तीसरी आपके पास इसकी काइंड आती है यूनिटरी। यूनिटरी आपके पास ऐसा होएगा, यानी कि जितने परसेंट आपका प्राइस में चेंज आ रहा है उतने परसेंट ही आपका सप्लाई में चेंज आएगा, यानी कि यूनिटरी वन है, इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू वन। जितने परसेंट आपके मान लो जहां पे 4% क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया, प्राइस में भी 4 आ रहा है, तो जो सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 आएगा, यूनिटरी। ऐसे ही आपके पास इसकी फोर्थ काइंड आ रही है ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1 है और इलास्टिसिटी सप्लाई लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 यानी कि ये आपके पास ग्रेटर देन 1 यानी कि प्राइस क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस हैं क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि मान लो यहाँ पे अगर चेंज 4 आया है तो प्राइस में चेंज 2% चेंज था, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसको काट के 2 आया ना, यानी कि 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यानी कि जब इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो आपकी सप्लाई कर्व ये ध्यान रखना ऐसे बनेगी, ठीक है। और ये याद रखनी है तब आपके पास ये जब ग्रेटर देन 1 केस है तो ये वाई एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। और जब लेस देन 1 है, लेस देन 1 का केस है, यानी कि आपके पास मान लो जो लेस देन 1 प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी सप्लाई पे कम चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ वैसे उल्टा हो जाएगा, कहते हैं यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा था, क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये फिर लेस देन 1 केस बनेगा, तब आपकी ये एक्सिस को टच करेगी ऐसे सप्लाई का, ठीक है। सप्लाई का तो एक्स एक्सिस को टच करेगी लेस देन 1 केस में, ग्रेटर देन 1 में वाई एक्सिस को, ये यूनिटरी जा रही है, ये आपके पास आ गई जब 0 है ये इन्फिनिटी आ गई, क्लियर। ये आपके पास था टॉपिक क्विक रिवीजन ऑफ सप्लाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आता तो डिटेल्ड लेक्चर भी अवेलेबल है, क्लियर।